Hey everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में और आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आप भी MPPSC साइंटिफिक ऑफिसर 2026 जिसका एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है 22 नवंबर 2026 को एज पर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसकी तैयारी कर रहे हैं बायोलॉजी विषय के लिए, यानी आप MPPSC साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी की यदि तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आप ProPCS चैनल के अंडर कोई वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ये सूचना आपके लिए है। यदि आप कंटिन्यूसली सीरीज को फॉलो कर रहे हैं सो थैंक यू सो मच कि आप इस सीरीज को इतना प्यार दे रहे हैं। एंड मैं आशा करती हूँ कि जिस उद्देश्य से ये सीरीज ProPCS चैनल बना रहा है वह उद्देश्य सक्सेसफुल भी हो रहा है। आपको जो कंटेंट हम यहाँ से प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं वो कंटेंट आपके लिए यूजफुल भी हो, ऐसी प्रार्थना और कामना हम करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो ProPCS चैनल है आप ProPCS सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो। एंड आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप यहाँ पर देख रहे हैं साइंटिफिक ऑफिसर, राइट। तो जैसे ही साइंटिफिक ऑफिसर प्लेलिस्ट को आप ओपन करेंगे, यहाँ देखिए 13 वीडियोज है इंट्रोडक्टरी वीडियो के साथ और आज वीडियो एक और ऐड हो जाएगा, तो टोटल 14 वीडियोज है। आपको बस इस सीरीज को ओपन कर लेना है। आपको क्लास 1 से लेकर और क्लास 9 तक पहले आपको पूरे क्लासेस को कंप्लीट करना है और उसके बाद ही आपको क्लास 10 में आना है। आप जैसे कि देख पा रहे होंगे थंबनेल में भी मैंने ये मेंशन किया है कि प्रज्ञान सीरीज के अंडर हम 35 टू 40 मिनट्स के वीडियो सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर रन कर रहे हैं, जहां पर हम अपने सिलेबस का एक एक पार्ट, जो MPPSC साइंटिफिक ऑफिसर पार्ट बी है आपके सिलेबस का, उस सिलेबस के हर एक पार्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट इस सीरीज के माध्यम से कवर करने का प्रयास करें। तो सीरीज से जुड़े हुए सभी अपडेट्स को जानने के लिए, समय से जानने के लिए आप प्लीज टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आपके जो भी सजेशंस हैं, जो भी फीडबैक्स हैं, प्लीज आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, तो इसके पहली क्लास में हमने थ्योरी कवर की थी, ओवरव्यू ऑफ स्किन, हेयर एंड नेल्स की, ये यूनिट 1 का टॉपिक है और आज हम उसी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्योंकि इस सीरीज में हम करते ही यही है, पहले हम एक टॉपिक की थ्योरी को कवर करते हैं और उसी पर बेस फिर हम क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करते हैं। ओके, ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास है प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन ओवरव्यू ऑफ स्किन, हेयर एंड नेल्स, and this is class 10 of the Pragyan series, right? And if we talk about the topic overview of skin, hair and nails, the topic is from unit number 1, fundamentals of forensic biology. So my humble request from all of you all कि अगर आप पहले आपने क्लास 9 नहीं देखी है और क्लास 10 आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज यहाँ से वापस जाकर आप पहले क्लास 9 देखिए, ओके, एंड उसके बाद ही क्लास 10 पर आइए, बिकॉज तभी ये फ्रूटफुल होगा। ओके, आप डायरेक्टली अगर क्वेश्चंस पर जंप करें उससे पहले मेरा आपसे आग्रह है कि प्लीज आप पहले थ्योरी को पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है, उस क्लास 9 से जाकर, एंड फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ जाते हैं। लेट्स मूव टू आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। Which layer of the epidermis is primarily responsible for the production of new skin cells? यानी त्वचा की जो एपिडर्मिस है उसकी कौन सी परत जो है वो नई त्वचा कोशिकाओं के निर्माण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है। वी हैव 4 ऑप्शंस ओवर हियर, स्ट्रैटम कॉर्नियम, स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम, स्ट्रैटम बेसेल एंड स्ट्रैटम ल्यूसिडम। आपसे पूछा गया है कि इस एपिडर्मिस की कौन सी लेयर। देखिए, हम जब क्लास 9 में स्किन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे हमने एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस स्ट्रक्चर्स देखे थे, लेयर्स देखी थी स्किन की। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है विच लेयर ऑफ एपिडर्मिस। हम क्या करते हैं ना, यहाँ तो वो क्वेश्चंस, यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो कंफ्यूज करने के लिए आपको मैंने नहीं ऐड किए हैं, लेकिन आप अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो जहां पर आपको एपिडर्मिस का लेयर यहाँ पे ऑप्शंस में दिख रहा है, हो सकता है आपको यहाँ पे किसी स्किन के लेयर, यानी हो सकता है आपको ऑप्शन में डर्मिस या हाइपोडर्मिस भी देखने के लिए मिलता है और फिर आप वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं अगर आप क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ने की आदत बनाएंगे तो। ठीक है, इसलिए आई ऑलवेज से दैट यू शुड ऑलवेज रीड अ क्वेश्चन ट्वाइस। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट है ना उस क्वेश्चन में तो भी कम से कम 2 बार पढ़ने की आदत डालिए। ठीक है, सो विच लेयर ऑफ द एपिडर्मिस इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्किन सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा स्ट्रैटम बेसेल। दिस इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। ओके, तो अगर हम स्ट्रैटम बेसेल के बारे में बात करते हैं ना, दिस इज द डीपेस्ट लेयर ऑफ योर एपिडर्मिस। डीपेस्ट लेयर, आपकी जो स्किन का एपिडर्मिस होता है उसकी डीपेस्ट लेयर होती है ये। ठीक है, स्किन के एपिडर्मिस की, नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्किन ओवर हियर, स्किन का जो एपिडर्मिस लेयर होता है आपका, ठीक है, उस एपिडर्मिस की जो डीपेस्ट लेयर है वो स्ट्रैटम बेसेल होती है। ओके, और इसमें क्या होते हैं ना, इसमें स्टेम सेल्स होते हैं।
ये जो लेयर है इसमें स्टेम सेल्स होते हैं जो कंटिन्यूअसली माइटोसिस के द्वारा केराटिनोसाइट्स जो है उनको प्रोड्यूस करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। और माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा ये कंटिन्यूअसली केराटिनोसाइट्स जो है वो प्रोड्यूस करते रहते हैं, केराटिनोसाइट्स। ठीक है, समझ में आ गया हमको। तो अगर हम बात करते हैं स्ट्रैटम बेसेल की, स्ट्रैटम बेसेल इज द लेयर, द डीपेस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है वो स्किन की लेयर है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। तो एपिडर्मिस की जो स्ट्रैटम बेसेल लेयर है वो डीपेस्ट लेयर है, ठीक है। उस जो अगर हम इस लेयर की बात करते हैं स्ट्रैटम बेसेल की, तो इसमें स्टेम सेल्स होते हैं जो माइटोसिस डिविजन अंडरगो करते हैं और केराटिनोसाइट्स को जन्म देते रहते हैं या प्रोड्यूस करते रहते हैं। क्या हमको ये समझ में आ गया? Okay, चलिए, so let's move to the next question. Which cells are responsible for the production of melanin pigment? देखिए, आपका जो स्किन का कलर होता है ना, आप जो कलर की बात करते हैं दैट योर कॉम्प्लेक्शन इज फेयर, और आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो डार्कर साइड पर है, ठीक है, तो या वीटिश है, तो ये जो कॉम्प्लेक्शन की जब आप बात करें ना, इट्स एक्चुअली द पिगमेंट दैट इज मेलेनिन। ये जो मेलेनिन पिगमेंट है, ये एक्चुअली आपकी जो आपका जो स्किन कलर है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट मेलेनिन, ठीक है। सो विच सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेलेनिन? कौन से सेल्स जो है वो मेलेनिन पिगमेंट का प्रोडक्शन करते हैं, कौन सी ऐसी कोशिकाएं हैं? तो वी हैव फोर ऑप्शंस, केराटिनोसाइट, फिब्रोब्लास्ट, मेलेनोसाइट्स एंड लैंगरहैंस सेल्स। सो यहाँ पर बहुत सिंपल सा आंसर है एंड वही आंसर आपका करेक्ट होने वाला है, मेलेनोसाइट्स, ठीक है। ये जो मेलेनोसाइट्स होते हैं ना, ये भी एपिडर्मिस की बेसल लेयर में होते हैं, ठीक है। कहां पर होते हैं? बेसल लेयर ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस की जो बेसल लेयर होती है उसमें आपको ये जो मेलेनोसाइट्स हैं वो दिखेंगे, ठीक है, और यही मेलेनिन को सिंथेसाइज करते हैं। और अगर हम मेलेनिन के बारे में बात करें तो ये यूवी रेडिएशन से भी आपकी बॉडी को प्रिवेंट करता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द मेजर प्रोटीन फाउंड इन हेयर एंड नेल्स। तो देखिए, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप प्रिंसिपल स्ट्रक्चरल प्रोटीन के बारे में बात करेंगे हेयर एंड नेल्स के, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रिंसिपल प्रिंसिपल स्ट्रक्चरल प्रोटीन, आपसे ऐसा भी सवाल किया जा सकता है, प्रिंसिपल स्ट्रक्चरल प्रोटीन। सो इफ वी टॉक अबाउट द प्रिंसिपल स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ योर हेयर एंड नेल्स, अगर आप हेयर एंड नेल के प्रिंसिपल प्रोटीन के बारे में बात करें या मेजर प्रोटीन के बारे में बात करें, तो बहुत सीधा सा सरल सा आंसर है केराटिन, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा कई बार। सो इफ वी टॉक अबाउट इट, द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज गोइंग टू बी केराटिन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपकी स्किन और हेयर जो कि स्किन अपेंडेजेस हैं, ठीक है, उनका जो मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है, द मेजर प्रोटीन दैट्स फाउंड इन हेयर एंड नेल्स, इट्स केराटिन, ओके। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ today's class. Now let's move to the next question, ठीक है। यहाँ आपसे पूछा गया है दैट विच ग्लैंड इज एसोसिएटेड विथ हेयर फॉलिकल, ठीक है। देखिए, यहाँ से प्लीज इस बात का ध्यान दें आप कि आप सोच रहे होंगे कि मैम हमने ना जो प्रीवियस हमारा सेशन था उसमें हमने स्किन को पढ़ा, हेयर को पढ़ा और नेल को पढ़ा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, विच ग्लैंड इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ हेयर फॉलिकल? हम लोगों ने ग्लैंड के बारे में तो पढ़ा नहीं, राइट? बट इफ यू टॉक अबाउट द सिलेबस, इट सेज ओवरव्यू ऑफ स्किन, हेयर एंड नेल्स, ओके। हमें डेप्थ में स्टडी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एसोसिएटेड टॉपिक्स को क्वेश्चंस के थ्रू कवर करने की आवश्यकता है, okay, all right. So if we talk about this question, which gland is directly associated with the hair follicle? कौन सी ऐसी ग्रंथि होती है जो सीधे बालकूप या हेयर फॉलिकल से संबंधित होती है? एंड देन वी हैव 4 ऑप्शंस। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो आप डेफिनेटली कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये जो ग्लैंड है यहाँ पे, जो इसका करेक्ट आंसर है, इट इज गोइंग टू बी द सेबेशियस ग्लैंड। तो सेबेशियस ग्लैंड जो है ना, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? सीबम प्रोड्यूस करते हैं, ये याद रखना है आपको। जो ये सेबेशियस ग्लैंड है, ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये सीबम सीक्रेट करता है, ठीक है। सीबम सीक्रेट करता है कहां पर? हेयर फॉलिकल्स पे, ओके। कौन सा ग्लैंड? सेबेशियस ग्लैंड, इट सीक्रेट सीबम, ओके, इन द हेयर फॉलिकल्स। और ये क्यों करता है? ल्यूब्रिकेशन का काम करता है ये, इट ल्यूब्रिकेट्स द हेयर एंड स्किन, हेयर एंड
स्किन, ओके, याद रखना है आपको कि अगर हम बात करें हेयर फॉलिकल की, तो हेयर फॉलिकल जो है वो कौन से ग्लैंड से डायरेक्टली एसोसिएटेड होता है, सेबेशियस ग्लैंड से होता है. सेबेशियस ग्लैंड सीक्रेट्स सीबम इनटू द हेयर फॉलिकल and what's the function? The function is to lubricate the hair and skin. Okay, so are we very clear with this? Let's move to the next question. Which layer of skin contains blood vessel? देखिए एक बात समझ लीजिए कि एपिडर्मिस में तो ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं. ओके, जो रक्त वाहिकाएं हैं या जिन्हें आप ब्लड वेसल्स कहते हैं, द ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट इन द एपिडर्मल लेयर ऑफ द स्किन, और यू कैन से द स्किन एपिडर्मिस. इफ यू टॉक अबाउट स्किन, हमारे पास क्या है, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस. हाइपोडर्मिस इज द इनरमोस्ट लेयर, एंड इफ यू टॉक अबाउट द एपिडर्मिस, इट्स द आउटर मोस्ट लेयर, राइट. तो आउटर मोस्ट लेयर में तो ब्लड वेसल नहीं होते भाई, ठीक है. देन स्ट्रैटम कॉर्नियम जो है वो एपिडर्मिस की लेयर है. देन वी हैव सी एंड डी. स्ट्रैटम बेसिल भी जो है वो एपिडर्मिस की लेयर है. बट कई बार आपको जब पता ही नहीं होता कि अच्छा ये एपिडर्मिस की लेयर्स हैं, तो आप एलिमिनेट नहीं कर सकते. तो दैट इज व्हाट आई ऑलवेज सी कि अगर आपने कंसेप्ट नहीं पढ़ा ना, तो आप एलिमिनेशन के थ्रू भी नहीं कर सकते क्वेश्चन को अटेम्प्ट, राइट. सो हियर द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी स्ट्रैटम डर्मिस. ओके, अगर आप डर्मिस के बारे में बात करते हैं, तो योर स्किन इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स, राइट. सबसे पहला जो आपका लेयर है, that is epidermis, then dermis and then hypodermis, right. Now if we talk about कौन से लेयर में ब्लड वेसल्स हैं, एपिडर्मिस में नहीं है, हमने बात कर ली. स्ट्रैटम कॉर्नियम एपिडर्मिस का ही हिस्सा है, स्ट्रैटम बेसिल एपिडर्मिस का ही हिस्सा है. सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी डर्मिस. ये आपको याद रखना है. ओके, सो दिस वाज द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ टुडे सीरीज. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ये आपको नोट कर लेना है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अब देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है. दिस इज समथिंग विच इज वेरी इजी. ओके, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो सीबम सीक्रीट करता है, ठीक है. ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, अभी हमने पढ़ा हुआ है, इसमें तो कोई भी दो राय होनी नहीं चाहिए. स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी. सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी द सेबेशियस ग्लैंड और तैलीय ग्रंथि. हाँ, एक बात आपको याद रखनी है, दैट दिस ग्लैंड इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द हेयर फॉलिकल. अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, दैट ये जो ग्लैंड है ये हेयर फॉलिकल से डायरेक्टली अटैच्ड है, और ये हेयर फॉलिकल में क्या सीक्रेट करता है, सीबम सीक्रेट करता है. और सीबम सीक्रेट करता है तो सीबम का फंक्शन क्या है, सीबम का फंक्शन है ल्यूब्रिकेशन. इट प्रोवाइड्स ल्यूब्रिकेशन टू द स्किन एंड हेयर, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्किन लेयर एक्ट्स एज थर्मल इंसुलेशन. अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, थर्मल इंसुलेशन का मतलब एक्चुअली टेम्परेचर को इंसुलेट करना है ना. तो आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी में स्किन है, आपको पता है थर्मल इंसुलेशन का काम करती है. आपसे पूछा गया कि स्किन की कौन सी लेयर थर्मल इंसुलेशन का कार्य करती है, त्वचा की कौन सी परत है जो ऊष्मारोधन का कार्य करती है. क्या एपिडर्मिस है, क्या डर्मिस है, क्या हाइपोडर्मिस है, या स्ट्रैटम ल्यूसिडम है. देखिए सबसे पहली बात, इसको थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा. हमको पता है दैट हमारे जो स्किन है उसको अंडरलाई करता है एडिपोज टिश्यू, ठीक है. एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू में क्या होता है आपकी बॉडी में, जो फैट है, जो आपकी बॉडी का आप कह सकते हैं फूड रिजर्व या एनर्जी रिजर्व है. आपकी बॉडी का एनर्जी रिजर्व क्या है, आपकी बॉडी का एनर्जी रिजर्व फैट है, और ये स्टोर होता है. लेकिन ये स्टोर कहाँ पर होता है, आपके एडिपोज टिश्यू में जाकर. और एडिपोज टिश्यू कहाँ पर है, एपिडर्मिस में, डर्मिस में, हाइपोडर्मिस में, या स्ट्रैटम ल्यूसिडम में, कहाँ पर है. तो आपको पता है कि एडिपोज टिश्यू जो जहाँ पर फैट आकर स्टोर होता है वो तो हाइपोडर्मिस में है, ठीक है. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हाइपोडर्मिस हो जाएगा. एक्चुअली जो थर्मल इंसुलेशन का काम है वो ये फैट करता है जो आपके एडिपोज टिश्यू में है, ठीक है. लेकिन ये एडिपोज टिश्यू वाला लेयर है कहां पर, स्किन में, तो इट इज देयर इन द हाइपोडर्मिस, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. हेयर एंड नेल्स आर प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ, ये हमको पता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन. ये इजी सा क्वेश्चन है और ये पूछा भी गया है कई बार एग्जाम में, तो केराटिन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच स्किन अपेंडेज इज मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड. आपके जो आपका शरीर है, सॉरी आपकी जो त्वचा है, त्वचा का कौन सा उपांग जो है वो एक संशोधित स्वेद ग्रंथि है. कौन सा स्किन अपेंडेज जो है वो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है. आपको पता है कि आपकी स्किन में स्वेट ग्लैंड है, डर्मिस लेयर में हमको मिलता है. अब यहाँ पे पूछा गया आपसे कि कौन सा ऐसा स्किन अपेंडेज है जो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, मतलब स्वेट ग्लैंड के मॉडिफिकेशन से इनमें से क्या बनता है, ठीक है. तो स्वेट ग्लैंड के मॉडिफिकेशन से सेबेशियस ग्लैंड तो नहीं बनता, बिल्कुल भी नहीं बनता, ठीक है. तो ये नहीं हो सकता भाई, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है. तो कौन सा ऐसा ग्लैंड है
जिसके मॉडिफिकेशन से आपको सॉरी कौन स्वेट ग्लैंड के मॉडिफिकेशन से आपको इनमें से कौन सा ग्लैंड बनता हुआ दिखाई देता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, कौन सा स्किन अपेंडेज, नॉट ग्लैंड, कौन सा स्किन अपेंडेज बनता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा कि जो स्वेट ग्लैंड है ना, ये जब मॉडिफाई होता है, द स्वेट ग्लैंड गेट्स मॉडिफाइड, ठीक है, और जब ये मॉडिफाइड होता है, किस लिए मॉडिफाई, क्या मॉडिफिकेशन है, मिल्क सिक्रीशन, मिल्क सिक्रीशन। तो जब ये मिल्क सिक्रीशन के लिए मॉडिफाई होता है तो ये बनाता है आपका मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड। ओके, ऑल राइट। सो अगर आप बात करते हैं स्वेट ग्लैंड की, सो स्वेट, अगर आप मेमोरी ग्लैंड की बात करें तो इट इज नथिंग बट मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। ओके, ऑल राइट, जिसका फंक्शन मिल्क सिक्रीशन है। Okay, all right. So, if we talk about the skin appendage, which is nothing but modified sweat gland, it is going to be the mammary gland. ये question पूछा गया है. Okay, similar type of examination में ये पूछा गया question है. Okay, now vitamin D synthesis in skin requires, ये हमने जब क्लास 9 पढ़ा है ना, तो हमने देखा है कि आपका जो विटामिन डी है उसके लिए इनमें से जो भी आपका करेक्ट ऑप्शन है ना, वो विटामिन डी के सिंथेसिस के लिए, एक सिंथेसिस के पहले एक जो कंपोनेंट बनता है जिसको आप प्रीकर्सर कहते हो, प्रिकर्सर, तो उस प्रिकर्सर को एक्टिवेट कर देगा और क्या बना देगा, विटामिन डी बना देगा। ओके, लेकिन वो है क्या इसमें से, सो विटामिन डी सिंथेसिस जो स्किन में होती है उसके लिए क्या इंफ्रारेड रेज की जरूरत है, यूवी रेज की जरूरत है, एक्सरे की जरूरत है, या गामा रेज की जरूरत है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यूवीबी रेज। ओके, तो अल्ट्रावायलेट जो रेज है वो विटामिन डी के सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने अभी आपको बताया कि विटामिन डी का जो प्रिकर्सर होता है क्या होता है, 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। ठीक है, सो जो 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल है उसको कन्वर्ट कर देता है विटामिन डी में कौन, यूवी रे। ओके, यूवी रे जो है वो क्या करता है, आपका जो 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल है उसको कन्वर्ट कर देता है विटामिन डी में। ठीक है, कौन, यूवीबी रेज। तो आपके विटामिन डी के सिंथेसिस के लिए यूवीबी रेज का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच रिसेप्टर डिटेक्ट्स द डीप प्रेशर, आपसे पूछा जा रहा है, आपको हमने पढ़ा था कि स्किन जो है वो सेंसेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो हमने देखा था कि अलग अलग प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं, है ना, जो टेम्परेचर को रिसीव करते हैं, एंड देन हमको प्रेशर, हमने प्रेशर रिसेप्टर्स के बारे में भी पढ़ा था। यहाँ आपसे पूछा गया विच रिसेप्टर डिटेक्ट्स डीप प्रेशर, इसमें से कौन सा ऐसा प्रेशर आपका जो रिसेप्टर है वो डीप प्रेशर यानी गहरे दबाव को जो है वो डिटेक्ट कर लेता है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा होगा आपका, वो होगा आपका पेकिनियन कॉर्पस्कल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो पेकिनियन कॉर्पस्कल जो होता है वो वाइब्रेशन और डीप प्रेशर को आपके रिसेप्ट करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या हमको ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई। सो द पेकिनियन कॉर्पस्कल एक्चुअली डिटेक्ट्स द डीप प्रेशर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एपिडर्मल लेयर इज एब्सेंट इन थिन स्किन, देखो हमें पता है कि अगर हम आईलिड की बारे में बात करते हैं तो यहाँ स्किन थिन होती है, अगर आप पाम और सोल के बारे में बात करते हो तो एपिडर्मल लेयर जो होती है वो थिक होती है। सो विच एपिडर्मल लेयर इज एब्सेंट इन द थिन स्किन, पतली त्वचा जहां पर भी होगी वहां पे कौन सी परत अनुपस्थित होती है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, स्ट्रैटम कॉर्नियम, ल्यूसिडम, बेसेल एंड स्पाइनोसम। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्ट्रैटम ल्यूसिडम। आपको याद रखना है ल्यूसिड स्किन। ओके, ल्यूसिड थिन, ल्यूसिड थिन याद रखना है। जो स्ट्रैटम ल्यूसिडम है वो एपिडर्मिस की लेयर है और ये एपिडर्मल लेयर एब्सेंट होती है थिन स्किन में। याद रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ वेरी वेरी नाइस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, ऑलराइट, तो स्ट्रैटम ल्यूसिडम की अगर आप बात करते हैं तो जब आपकी पाम और सोल जहां पर थिक स्किन होगी ना, याद रखिएगा कि अगर हम इस लेयर के बारे में बात करते हैं तो दिस लेयर इज ओनली फाउंड इन थिक स्किन। ओके, जहां पर थिक स्किन होती है वहां, जैसे पाम है आपका या आपके सोल्स है ना, तो वहां पर आपको थिक स्किन मिलती है, वहां पर आपको स्ट्रैटम ल्यूसिडियम देखने के लिए मिलेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेजर कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन इन डर्मिस इज,
आपसे कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन के बारे में बात कर रहा है ये। द मेजर कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन इन डर्मिस इज, आपके पास चार ऑप्शंस हैं, एक्टिन, मायोसिन, कोलेजन एंड ट्यूबुलिन। ओके, तो यहाँ पे जो आपसे आपका जो करेक्ट आंसर है, देखिए ऑप्शन से ही आपको समझ आएगा। आपसे पूछा कनेक्टिव टिश्यू नहीं पूछा है, कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन पूछा है, राइट। सो द मेजर कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन जो डर्मिस, डर्मिस क्या है, डर्मिस लेयर है, मिडिल लेयर एंड द थिकेस्ट लेयर, ये याद रखिएगा, डर्मिस इज द थिकेस्ट लेयर। ओके, थिकेस्ट लेयर है ये आपकी स्किन की, एंड इट इज ऑल्सो द मिडिल लेयर ऑफ योर स्किन। ओके, आपकी स्किन की जो मिडिल लेयर है वो भी डर्मिस है एंड इट इज द थिकेस्ट लेयर, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन पाया जाता है, तो ये आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कोलेजन, ठीक है। कोलेजन पाया जाता है। आपको पता है अगर आप ओल्ड एज पीपल को देखो तो उनकी जो स्किन है वो थोड़ी सी लूज नजर आती है। आपको पता है क्यों लूज होती है, क्योंकि जो कोलेजन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है एज योर एज इंक्रीजेस, राइट। तो इफ यू टॉक अबाउट कोलेजन, ये आपकी स्किन को एक टेंसाइल स्ट्रेंथ देने का काम करता है, एंड जो मेजर कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन आपको डर्मिस लेयर में मिलेगा वो कोलेजन मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। टच डीएनए इज ऑब्टेन फ्रॉम, देखो टच डीएनए हमने देखा था कि फॉरेंसिक बायोलॉजी जो है, क्योंकि हम ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसको हम फॉरेंसिक बायोलॉजी के अंडर पढ़ रहे हैं, ठीक है, फॉरेंसिक बायोलॉजी के अंडर पढ़ रहे हैं। तो अब जो आपका फॉरेंसिक बायोलॉजी है उसमें क्यों पढ़ा रहे हैं हमको स्किन, ठीक है। तो हमने उस दिन देखा था कि जो एपिडर्मिस है वो कंटिन्यूअसली डेड सेल्स जो आपकी स्किन से जो है वो शेड होते रहते हैं, हमने बात किया था, ठीक है। तो टच डीएनए एनालिसिस हो ही इसलिए पा रहा है क्योंकि कंटिन्यूअसली आपका जो डेड स्किन है वो शेड होता रहता है। तो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू टच एनी ऑब्जेक्ट, आपने कोई भी ऑब्जेक्ट टच किया, किसी भी ह्यूमन को टच किया, तो हो सकता है कि वो डेड सेल के रिमेन्स जो है वो वहां से कलेक्ट कर लिए जा सके, और उन्हीं सेल्स में होता है आपका न्यूक्लियर डीएनए, ठीक है। तो क्योंकि न्यूक्लियर डीएनए होता है तो उससे जो भी आपका सस्पेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है आपके लिए, राइट। सो टच डीएनए इज ऑब्टेन फ्रॉम, कहां से होगा, स्वेट ओनली, ब्लड ओनली, शेड एपिथेलियल सेल्स और सीबम ओनली। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी द शेड एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Hair root is valuable in forensic analysis because it contains, तो भाई अगर हम हेयर रूट की बात करते हैं, द पार्ट ऑफ द हेयर विच इज बिलो द स्किन, है ना, आपके स्किन के ऊपर जो हेयर पार्ट दिख रहा है उसको हेयर शाफ्ट कहते हैं, ठीक है, एंड बिलो द स्किन इज हेयर रूट, ठीक है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि हेयर रूट क्यों वैल्यूएबल है फॉरेंसिक एनालिसिस में, क्या होता है उसमें जिसकी वजह से वो इंपॉर्टेंट है। तो क्या सीबम होता है, मेलेनिन होता है, केराटिन होता है। सो इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कंटेन्स द न्यूक्लियर डीएनए, याद रखेंगे ये बात, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द हेयर रूट इज वैल्यूएबल इन फॉरेंसिक एनालिसिस बिकॉज उसमें क्या होता है आपका न्यूक्लियर डीएनए, ठीक है। तो आपके जो न्यूक्लियर डीएनए होगा, न्यूक्लियर डीएनए से सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए हेयर रूट जो है वो फॉरेंसिक साइंसेज में इंपॉर्टेंट है, फॉरेंसिक एनालिसिस में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रोथ रीजन ऑफ द नेल, अभी हमने नेल वाला पार्ट भी पढ़ा था, ठीक है। तो देखिए आपके नेल्स कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहते हैं, मतलब एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि कौन सा ऐसा रीजन है जहाँ पे एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स आपकी होती हैं, तो वो होता है आपका नेल मैट्रिक्स, ओके। सो द ग्रोथ रीजन ऑफ द नेल इज व्हाट वी कॉल एज द नेल मैट्रिक्स। क्या हमको ये समझ में आया, ओके ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ेंगे। विच सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेक्टाइल सेंसेशन, आपके आपको कोई किसी ने आपको टच किया, स्पर्श संवेदना कहते हैं टेक्टाइल। देखिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ इसलिए रखा क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने पढ़ा है ना बट आप लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपने वो पढ़ा है, आपको पता है कि भाई टच सेंसेशन के बारे में बात कर रहा है, लेकिन ये शब्द टेक्टाइल सेंसेशन आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमेशा आपके पास ऑप्शन है कि आप जो हिंदी वाला पार्ट होता है क्वेश्चन का उसको देखिए, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा और अगर नेगेटिव मार्किंग वाला क्वेश्चन है तो अगर आप सर्टेन नहीं तो अटेम्प्ट मत कीजिए, ओके ऑलराइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। विच सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेक्टाइल सेंसेशन, स्पर्श संवेदना के लिए इनमें से कौन सी कोशिकाएं जो हैं वो उत्तरदायी होती हैं। तो याद रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो होगा मर्कल सेल्स, ठीक है। आपके मर्कल सेल्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं टेक्टाइल सेंसेशन के लिए। अब क्यों होती हैं, क्योंकि इनमें ये जो है ना ये मैकेनो रिसेप्टर की तरह काम करती हैं, है ना। तो कोई भी लाइट टच होगा अगर, है ना, तो उसको फील करने का काम
ये मर्कल सेल्स एज मैकेनोरेसेप्टर्स कर लेते हैं, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी द मर्कल सेल्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, हेयर शाफ्ट विदाउट रूट। अभी हमने बोला था कि भाई ठीक है, जो हेयर रूट होता है उसमें न्यूक्लियर डीएनए होता है, अभी हमने बात की थी, ठीक है। तो न्यूक्लियर डीएनए में हमने हेयर रूट की बात की थी। अगर मान लीजिए कि आपको सिर्फ हेयर शाफ्ट मिला, कहीं से रूट नहीं मिल पाया, तो फिर क्या करेंगे भाई, न्यूक्लियर डीएनए तो हेयर रूट में होता है, अभी हमने बात की थी। सो हेयर शाफ्ट विदाउट रूट इज जनरली यूज्ड फॉर, किस लिए हेयर शाफ्ट, देखिए क्वेश्चन को इसलिए दो बार पढ़ना आवश्यक होता है, यहाँ पे हमसे हेयर शाफ्ट की बात करें, और आप अगर ढंग से नहीं पढ़ेंगे, आपने विदाउट रूट पढ़ा ही नहीं और आपने न्यूक्लियर डीएनए एनालिसिस कर दिया, तो ये आंसर आपका यहाँ पे गलत हो जाने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, हेयर शाफ्ट विदाउट रूट is generally used for, so we have four options: nuclear DNA analysis, mitochondrial DNA analysis, protein analysis only, और blood grouping. So अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए that if we talk about hair shaft, हेयर शाफ्ट उसमें न्यूक्लियर डीएनए नहीं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, ओके। हेयर रूट जो स्किन से नीचे वाला हेयर का पार्ट है, वहां पे न्यूक्लियर डीएनए होता है, लेकिन अगर हम हेयर शाफ्ट के बारे में बात करते हैं, द पार्ट विच इज अबव द स्किन, यहाँ पर आपको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए देखने के लिए मिलता है। सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज गोइंग टू बी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस, ओके। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो हेयर शाफ्ट में मिलता है, इसमें वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे हेयर रूट पूछेंगे तो न्यूक्लियर डीएनए एनालिसिस, अगर हेयर शाफ्ट पूछेंगे तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्किन स्ट्रक्चर इज प्राइमरीली इन्वॉल्व्ड इन थर्मो रेगुलेशन। अब आपसे पूछा है कि टेम्परेचर के रेगुलेशन में क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत ईजी आंसर है। हमको पता है कि भाई स्वेट जो है उससे हमारी बॉडी का वेस्ट भी निकलता है, आपका जो यूरिया है आपकी बॉडी में मिनिमल अमाउंट्स में वो भी निकलता है, एक्सेसिव सॉल्ट्स भी, वाटर भी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, ठीक है। तो आपकी स्किन का कौन सा अपेंडेज यहाँ पे कह सकते थे या स्ट्रक्चर विच इज प्राइमरीली इन्वॉल्व इन थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर के थर्म, जहाँ पे भी ये थर्म वर्ड आए, थर्मल इट मीन्स हीट, है ना। तो हीट के रेगुलेशन में किसका योगदान रहता है, आपको पता है इवेपोरेशन होता है, बॉडी कूल डाउन होती है स्वेट से, ठीक है। तो स्वेट ग्लैंड इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू द फाइनल क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, नेल्स आर कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट फॉरेंसिक एविडेंसेस, व्हाई, क्यों भाई, क्यों नेल को इंपॉर्टेंट फॉरेंसिक एविडेंस माना जाता है, ये पूछ लिया। क्या उनमें क्लोरोफिल होता है, क्या उनमें हॉर्मोन्स होते हैं, दे मे कंटेन डीएनए ऑफ अटैकर, दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, क्या हो सकता है यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, क्लोरोफिल तो नहीं हो सकता है ना, क्लोरोफिल आपका करेक्ट आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता, एंटीबॉडीज भी नहीं प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन्स भी नेल्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, दे आर मेनली मेड आउट ऑफ कैरेटिन, कैरेटिनाइज स्ट्रक्चर्स हैं, स्किन अपेंडेजेस हैं। लेकिन क्या होता है कई बार जब भी कोई फोर्स लगी हो या फोर्सफुली कुछ हुआ हो विक्टिम के साथ, ठीक है, या विक्टिम ने स्ट्रगल किया हो, या हो सकता है ब्लड का कोई सैंपल आ गया हो, तो आपका जो नेल होता है उसमें वो ट्रैप हो जाता है, इसलिए आप हमेशा खाना खाने के पहले हाथ धोते हो, है ना, क्योंकि कुछ भी ट्रैप हो सकता है आपके नेल में। तो ये जो नेल है हो सकता है उसमें किसी भी तरीके से डीएनए, अटैकर का डीएनए आ जाए, ठीक है। इसीलिए जो नेल्स होते हैं उनको एक इंपॉर्टेंट फॉरेंसिक एविडेंस समझा जाता है। क्या हमको ये समझ में आया? Are we very clear? Okay, all right. So, aspirants, this was the final question of today's class. जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर प्रज्ञान सीरीज के माध्यम से हम फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा पार्ट बी का सिलेबस कवर करेंगे। वीडियोस का ड्यूरेशन 30 to 35 मिनट्स ही रहेगा, ओके, ताकि आपका डेटा भी ज्यादा एग्जॉस्ट ना हो और आपको चीजें कम समय में बट प्रॉपरली समझ में आए, ठीक है। टुवर्ड्स द जून हमारा टारगेट है, मिड जून तक, आपका जो जून का थर्ड वीक है वहां तक हमारा टारगेट है कि हम फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट करके सेकंड यूनिट में जाएंगे। पहले हम सिर्फ थ्योरी और थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसके बाद टेस्ट सीरीज में रन करूंगी और टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम पूरा जो सिलेबस को है उसको कवर करेंगे, एंड ये सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है यूट्यूब पर। तो प्लीज आपको आपसे कोई भी अपडेट्स मिस ना हो, इसके लिए प्लीज आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपके कोई अन्य साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको सजेस्ट कीजिए, एंड प्लीज 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 अपना फीडबैक मुझे दीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो में आपको क्या अच्छा लगता है, प्लीज मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताइए। जो नेक्स्ट वीडियो है वो डे आफ्टर टुमारो अपडेट हो जाएगा, तो प्लीज साइंटिफिक ऑफिसर सीरीज जो है उसको फॉलो कीजिए, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो, एंड इसके साथ साथ प्रो पीसीएस के जस्ट बाजू में आपको एक ज्वाइन का ऑप्शन भी आ रहा होगा,
तो आप हमारे साथ मेंबरशिप के जरिए भी जुड़ सकते हैं यदि आप चाहें तो। आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू डू सो, बट येस इफ यू विश टू, आप डेफिनेटली मेंबरशिप के द्वारा हमसे जुड़ सकते हैं विद अ वेरी मिनिमल फी ऑफ ₹239 विच इज 240। तो आप हमारे चैनल के एक मेंबर बन सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। तो जितने भी फ्यूचर टेस्ट सीरीज है वो आपको मेंबरशिप के अंडर ही मिलेंगे, अंडर द प्रज्ञान मेंबरशिप, ठीक है। अभी ये जो वीडियोस है पूरा सिलेबस मैं कवर कर रही हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट जैसे हम फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लेंगे इसके मैं टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दूंगी और वो टेस्ट सीरीज आपको हमारी मेंबरशिप पे मिलेगी, ठीक है। और जल्दी ही वी आर वर्किंग ऑन आवर ऐप, तो आपको जो नोट्स है वो भी प्रोवाइड करने का मेरा पूरा पूरा प्रयास है। आई लिटरली वांट ऑल ऑफ यू ऑल टू सक्सीड इन दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि पद जितने भी हो, पद चाहे एक भी हो, यदि आपने मन लगा के तैयारी कर ली तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। अपनी तैयारी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।